कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 25 साल बीत गए। करगिल का नाम जब भी जहन में आता है तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, टाइगर हिल पर शान से लहराता तिरंगा। पर इस शान के पीछे कितने शूरवीरों ने अपनी जान कुर्बान की। करगिल विजय के 25 वर्ष। इस सीरीज में हमने आपको पिछले एपिसोड्स में करगिल युद्ध के कई आयामों, कई नायकों, वीर नारियों से मिलवाया। आज का ये एपिसोड तमाम पहलुओं को, तमाम सीन्स ऑफ एक्शंस को समेटता आपको करगिल विजय की पूरी दास्तां बताएगा। कॉलिंग बेस कैंप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बेस कैंप, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सैटेलाइट फोन की ये कॉल अगर उस दिन लग जाती और सही सूचना आर्मी के बेस कैंप तक पहुंच जाती तो करगिल में हुए भीषण युद्ध की दिशा बदल जाती। पर जो कॉल कर रहे थे वो थे कैप्टन सौरभ कालिया, और जिन्हें कॉल की जा रही थी वो था उनका बेस, जहां से बजरंग पोस्ट की तरफ वे निकले थे पर वापस नहीं आ पाए और अपनी 5 लोगों की टीम के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। दुश्मन ने उन्हें कई दिनों तक बंदी बनाया, लेकिन कैप्टन कालिया और उनकी टीम ने दुश्मनों के सवालों का जवाब ना देकर देश के लिए अपना फर्ज निभाया और अपनी जान न्यौछावर कर सर्वोच्च बलिदान दिया। नमस्कार, ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट है रक्षा सूत्र, और मैं हूं इसकी सूत्रधार शैलजा। ये बात आज से 25 साल पहले की है। वर्ष था 1999। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों तक को धीरे धीरे जानकारी मिल रही थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में दुश्मन हर हद पार करने के लिए आमादा थे। पर ये थे कौन? भारत पाकिस्तान के बीच एक अलिखित समझौता था कि जब भीषण ठंड होगी, भारी बर्फबारी होगी तो दोनों देशों की फौज हाई एल्टीट्यूड की पोस्ट को छोड़कर नीचे वैली में आ जाएंगी। पर पाकिस्तान ने तो इस समझौते से ही छल कर दिया और वे संदिग्ध लोग हाई एल्टीट्यूड पर भारत के बंकरों के आसपास दिखे। हमने सोचा था कि जिहादी हैं, पर वो पाकिस्तान के फौजी थे। ये कहना है उस समय के सेनाध्यक्ष यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे जनरल वीपी मलिक, रिटायर्ड सर का। जो हमारे पास प्रारंभिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उनको देखते हुए हमको सबने बताया कि ये सारे जो हमारे दुश्मन प्रतिद्वंदी वहां पर आए हैं वो सब जिहादी लोग हैं। और वो लोग, उन्होंने पहले सलवार कमीज भी अपनी काले रंग की पहनी थी जो आमतौर पर जिहादी पहनते थे। तो इसलिए हमारी फौज ने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट फॉलो किए तो वो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जो हमेशा करते आए हैं पहले भी कश्मीर में, तो वैसे ही इस्तेमाल किए। पर कुछ दिनों के बाद में जब मुझे यकीन हो गया कि ये जिहादी नहीं है लेकिन ये पाकिस्तानी सेना के रेगुलर सोल्जर्स हैं, क्योंकि जिहादी आमतौर के ऊपर जमीन पर नहीं बैठते, वो भाग जाते हैं वहां से। पर ये लोग तो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर नहीं जा रहे थे। दूसरा, उनके पास हथियार जो थे वो बिल्कुल मॉडर्न किस्म के, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के हथियार थे, एम्युनिशन बहुत था और उनको आर्टिलरी की सपोर्ट मिल रही थी जो आमतौर के ऊपर जिहादियों को या टेररिस्ट को नहीं होती है। और फिर कुछ दिनों के बाद में हमको
ये यकीन हो गया कि ये रेगुलर सोल्जर्स हैं, और उसके लिए मैंने फिर अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी आश्वस्त दिया। तो हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो हैं वो बदल कर कन्वेंशनल वॉर की रणनीति में बदल दिए, और उसके बाद में फिर हम लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ मिलकर हमने जॉइंट मिलिट्री स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। जब दुश्मनों के इरादे पता चले तो हमारी सेना ने भी उन्हें जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की। और जैसा कि जनरल वीपी मलिक सर ने बताया कि तीनों सेनाओं ने एक साथ युद्ध में उतरने का सोचा। इधर हमारे जवान लगातार एक एक कर उन विशालकाय पहाड़ों पर दुश्मनों को करारा जवाब दे रहे थे, तो दूसरी ओर दिल्ली में स्थित रक्षा मंत्रालय में फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। ये कोई आम बात नहीं थी, एक युद्ध का आगाज हो चुका था। आइए बारी बारी से आपको युद्ध के कई किरदारों से मिलाती हूं, आज वे अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। सबसे पहले मिलते हैं उन परमवीरों से जो सरजमी के लिए दुर्गम पहाड़ों पर दुश्मन को ललकार रहे थे। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर रिटायर्ड मानद कैप्टन योगेंद्र यादव सर। मैंने अपने साथियों को एक एक पल खोते हुए देखा है। मैं जख्मी था। दुश्मन ने हमारे सैनिक को रिचेक करने के लिए 3 बार गोलियां मारी। मैं बेहोश था, लेकिन मेरे हाथ में पैर में गोलियां मारते रहे, लेकिन गोलियों की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। लास्ट में उन्होंने बोला इनके हथियार उठा लो। फिर उनके जवान गोलियां मारने के लिए आए। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया। उसने आकर के जैसे मेरा हथियार उठाया, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। मुझे एकदम से चेतना आई। फिर अंतर मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। उसके कोट के हुड के अंदर गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। इस धमाके से पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। वही एक मौका था मेरे पास। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे ब्रस्ट फायरिंग किया, फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनके पैर उखड़ गए। फिर वहां से उनको खदेड़ा, 500 मीटर नीचे लुढ़क करके नीचे आया। नीचे आकर के अपनी टीम को दोबारा से ऊपर की तमाम सूचनाएं दी, ताकि वो जब ऊपर जाएं तो आसानी से ऊपर जाकर के हमला करके दुश्मनों का खात्मा कर सकें। खड़ी चट्टानों पर लड़ाई लड़ना था। वेदर कंडीशंस ऐसी थी कि आपका शरीर जवाब दे दे। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा ऊंचे थे इन जवानों के हौसले। सूबेदार मेजर संजय सर के तो सामने ही दुश्मन था, इतनी पास कि वे अपने हाथों से उनकी बंदूकों को पकड़ सकते थे। तो पूरी प्लानिंग करने के बाद 2 तारीख को हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 3 जुलाई को हम लोग दिवस मैप पे जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, और 4 जुलाई को हमने पूरा प्लान करने के बाद लास्ट लाइट के बाद हमने ऑपरेशन करना था। तो दुश्मन इतना फायर खोल दिया कि जो हमारे रास्ते सब बंद हो गए। तो हमने जो फिर सेकंड प्लान जो बनाया था उस पर काम करना शुरू किया। तो सेकंड प्लान ऐसा था कि जो पहाड़ी के बिल्कुल खड़ी चट्टान थी उस साइड से हमने चढ़ना था। सुबह के टाइम तक हम दुश्मन से तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पे रह गए। जैसे ही 6-6:30 बजे का टाइम हुआ, जैसे ही क्लियर दिखाई देना शुरू हुआ, तब ऊपर जो पोस्ट था, जो 475 का पोस्ट हमने कैप्चर करना था, वो दूसरी पहाड़ी पे जो दूसरी रेजिमेंट चढ़ रही थी, जो लड़ाई वहां पे चल रही थी, वो उनको देख रहे थे, और जो पोस्ट उन्होंने लेना था वो वाला दुश्मन हमें देख रहा था। तो ऊपर से वो क्रॉस फायर शुरू हो गया। तो हम लोग प्लान किया पूरा कि हम पूरी कार्रवाई साइलेंट करेंगे और बड़ी पैर में आगे हरकत करेंगे। जैसे जो वहाँ बंकर पे पहुंचेगा वो बंकर को क्लियर करके आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। तो हमने धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू हुआ। हमने 10:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की थी, और तकरीबन हम लोग जो फर्स्ट बंकर था उनका, जो 475 का, उस पर हम 1 बजे जाके ऊपर पहुँचे। हम ऐसी जगह पे पहुँच गए कि अगर खड़े हो जाएँ तो हम दुश्मन की गन को पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 लोगों ओनली, क्योंकि हमें ये भी आइडिया था कि हम यहाँ दुश्मन के नीचे जस्ट बिल्कुल बंकर के बाहर, यानी आप समझ लो कि खिड़की के बाहर बैठ के कितनी देर बैठ पाओगे। दुश्मन को अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पता चल जाता कि कोई बाहर बैठा है तो वो पत्थर मार के मार देता हमारे को। ग्रेनेड फेंकना तो बहुत दूर की बात। तो जो मेरा बड़ी था उसने ग्रेनेड निकाल के फेंक दिया, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ गिरना चाहिए था वहाँ गिरा। जैसे संगड़ के अंदर ग्रेनेड फटा तो जो थे वो सब इंजर्ड हो गए, कुछ कैजुअलिटी हो गए। और जो दोनों गनें थी, जो उस पर 2 गन लगी थी, 2 होल थे उस संगड़ के,
वो दोनों गने फायर करना बंद हो गए। अभी मेरा टास्क शुरू हो जाता था, तो जैसे गन फायर करना बंद हुई तो मैंने दोनों गने बाहर निकाल के नीचे गिरा दी, और जो होल था जिसमें गन लगी हुई थी उस पर जाके खड़ा होकर सिर्फ मैंने अंदर संगड़ के अंदर नजर दौड़ाई कि कौन कहाँ जीवित है या कौन अंदर बचा हुआ है। तो मैंने देखा कि 3 लोग हैं, तो मैंने वहाँ ब्रश फायर खोली। मेरे पास AK-47 था, तो मैंने वहाँ उसी होल में अपनी AK-47 लगाई और अंदर ब्रश फायर खोल दिया। तो एक मैगजीन मैंने तकरीबन फायर किया उस पर, और तो 3 की 3 वहाँ पे मारे गए। इस युद्ध में अलग अलग पलटन अपनी जान झोंक रही थी, जिनमें से एक लद्दाख स्काउट भी थे, जो कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन को पस्त करने का काम कर रहे थे। जगह कितनी दुर्गम थी ये बता रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल सोनम वांगचुक, रिटायर्ड। ये पहाड़ियाँ जो हैं एक तरह से खड़ी चट्टानें हैं। यहाँ पर लड़ाई लड़ना जो है बहुत ही कठिन काम है। एक तो जो आप देख रहे हो यहाँ का वेदर या क्लाइमेट है बहुत ही चैलेंजिंग है, ख़राब है, ऑक्सीजन की कमी है, उसके साथ जो है यहाँ प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत लो है। तो ये सारी अगर आप चीज़ें देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, लद्दाख स्काउट्स के लिए। खैर मैं कहूँगा कि इनको आइबेक्स कहा जाता है, लद्दाख स्काउट्स के सोल्जर्स को, और ये इतने श्योर फुटेड हैं जहाँ भी हैं, मतलब वहाँ पे एकदम से खड़ी चट्टान जो है वहाँ भी चढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ जो लड़के थे उन लोगों ने काफ़ी मतलब मेहनत की और चट्टानें हम लोगों ने चढ़ी वहाँ पे। इर्द-गिर्द की जो थी ऑलमोस्ट 80-70 डिग्रीज जो है ग्रेडियंट था उनका, और बर्फीला चट्टान था। तो उसको हम लोगों ने नेगोशिएट करके दुश्मन के हम लोगों ने हौसले पस्त किए। इधर युद्ध जारी था तो उधर इन जवानों के परिवारों पर क्या बीत रही थी, कहानी के इस पहलू को भी जानना जरूरी है। उत्तराखंड के सुदूर इलाके में एक पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके पति युद्ध का हिस्सा कब बने, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका नाम था लांस नायक इंद्रजीत सिंह राणा। सुनिए वीर नारी विमला जी ने क्या कहा। एक्चुअली युद्ध में जब गए थे मुझे भी पता नहीं था, उस समय तो पिथौरागढ़ में थे, मुझे लगा कि वही है, मुझे ये नहीं पता था। वही 9 दिन बाद वही बॉडी उड़ाई, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो गया, पर अंदर से मेरा दिल समझ गया था ये चीजें। बच्चे भी काफी छोटे थे उस समय, इनको तो कुछ पता भी नहीं था। बड़ी वाली बेटी 6 साल की थी और छोटी वाले भी 3 साल की, बेटा 1 साल का। इन बहुत छोटे बच्चे थे, इनको भी कुछ पता नहीं, इनको तो यही लगता था कि पापा गए हुए हैं, बस। मीनाक बड़ी वाली को थोड़ा बहुत पता था। एक घर और था जहां एक 12 साल की बेटी सुबह की कच्ची नींद में अपने पापा से आखिरी बार मिल रही थी। 25 साल बीत गए, पर वो आधी बंद आधी खुली आंखों से अपने शूरवीर पापा की आखिरी झलक आज भी उन्हें याद है। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा द्विवेदी। मैं मेजर सीबी द्विवेदी सेना मेडल मेरे फादर हैं, उनकी बड़ी बेटी हूँ। सुबह 4 बजे जब वो निकल रहे थे अपने मूवमेंट पे, तो हमें उठाया गया था और काफ़ी नींद में ही हम उनसे मिले थे और हमने उनके पैर छुए थे और उनको बाय बोला। और पता नहीं था कि वो आखिरी समय होगा जब हम उनको बाय बोल रहे होंगे। और उनकी वीर गति से पहले भी कुछ 2 दिन पहले हमने फ़ोन पे बात की थी। ऑब्वियसली हमारी वो आखिरी इंटरेक्शन थी। एक ओर हमारी सेना के शूरवीर अपना फर्ज निभा रहे थे, तो दूसरी ओर उनका परिवार भी उनका साथ दे रहा था, सिर्फ एक वादे की बदौलत जो हर फौजी करता है कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तो उसमें लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। लेकिन इस पूरी जद्दोजहद में एक इकलौता दंपति जोड़ा भी था जिन्हें फौजी होने के नाते युद्ध का हिस्सा बनने का मौका मिला, और दोनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति कैप्टन यशिका त्यागी उन दिनों प्रेग्नेंट थी। उन पर एक ओर एक फौजी के रूप में वर्तमान में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी ओर एक मां के रूप में नन्हे से बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी भी थी। मेरे पति इस जंग में हिस्सा ले रहे थे, तो एक पत्नी के नाते मेरा ध्यान उनकी ओर था। मेरा एक 3 साल का बेटा मेरे साथ था और मेरे मन में हमेशा यह ख्याल आ जाता था कि अगर दुश्मन की गोलाबारी से कहीं मेरे पति और हम दोनों चले गए तो इस बच्चे का क्या होगा। और 1 महीने का बच्चा मेरे पेट में उस समय पल रहा था और शायद उसके बारे में सोचने का तो मेरे पास समय भी नहीं था। जंग छिड़ी हुई थी। भारतीय सेना को दुश्मन के साथ इफेक्टिव बैटल के लिए तैयार करने का काम मेरी यूनिट को था।
जिस समय जंग छिड़ती है उस समय जो लॉजिस्टिक बेसिस होते हैं वो दुश्मन का एक बहुत प्राइम टारगेट होते हैं। दुश्मन चाहता है हमारे लॉजिस्टिक बेस को उड़ा दे, जिससे कि हमारी कमर टूट जाए और हमारे सिपाहियों का मनोबल टूट जाए, उन्हें कुछ सामान न मिले। तो ऐसे में अपनी यूनिट की सिक्योरिटी, ये भी मेरा एक काम था। यूनिट का जो सिक्योरिटी पेरीमीटर होता है वो एक काफी बड़े हिस्से में फैला होता है, और रात के समय कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी है, हाथ में कार्बाइन पकड़ा है, पेट में बच्चा है, और रात को सब जीरो टेम्परेचर में हम पेरीमीटर फेंसिंग का राउंड ले रहे हैं। इसके बाद एक एक कर उन जवाबों की फहरिस्त भी सामने आई जिनका हम और आप इंतजार कर रहे थे कि तीनों सेनाओं के आला कमान आखिर क्या प्लान कर रही हैं। 24 मई को तीनों चीफ्स की हाई लेवल मीटिंग हुई। आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक जी ने गंभीरता जताते हुए यह साफ किया कि हमें अटैक करने के लिए वायुसेना की जरूरत है। ऑपरेशन सफेद सागर को अगली मीटिंग में प्रधानमंत्री जी की हरी झंडी मिलती है। हजारों फीट ऊंचाई, घना कोहरा और ऐसे में युद्ध क्षेत्र में उतारे गए फाइटर जेट्स एक के बाद एक हुए टारगेटेड हमलों से पाकिस्तान की कमर टूटना शुरू हुई। इंडियन एयरफोर्स के सटीक निशानों से इंडियन आर्मी के हौसले बुलंद हुए। जमीन पर हमारे जाबाज लड़ रहे थे तो हवा में दुश्मन के काल मंडरा रहे थे। इस युद्ध में पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया और युद्ध की दिशा बदल दी। 8 बॉम्ब्स में से 5 बॉम्ब्स दागने वाले एयर मार्शल आर नाम्बियार रिटायर्ड सर हमें बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के जेट्स जैसे कि मिराज 2000, MiG-21, MiG-27, MiG-29 वगैरह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिराज 2000 को प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि हमने लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स यूज़ करके दुश्मन को एक्यूरेट तौर पे टारगेट करते थे और उनके पोजीशंस पे हम हर बार निशाना डालते थे। मिराज 2000 एकमात्र ऐसा विमान था जो इतना शक्तिशाली था कि 33,000 फीट की ऊंचाई पर, जिसे जमीन से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर मान लीजिए, इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरकर दुश्मन को देखकर उन पर सटीक निशाना लगा सकता था। एक तो इतनी ऊंचाई और उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी। एक चूक हमारी सेना जो टाइगर हिल पर ऊपर की ओर बढ़ रही थी उनके लिए खतरा बन सकती थी। ताबड़तोड़ बमबारी से दुश्मन पस्त हो रहा था और अब बात उनकी भी करनी जरूरी है जो पूरी बहादुरी से दुश्मन पर अपने MiG-27 विमान से निशाना साधकर उन्हें धूल चटा रहे थे कि तभी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उन्हें प्लेन से इजेक्ट करना पड़ा और दुश्मन की सेना ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। ग्रुप कैप्टन के नचिकेता रिटायर्ड उन दिनों को याद कर कहते हैं कि Once I was a captive, since I was in isolation and not aware of what's happening behind, but when they came back and I interacted with all our senior commanders in the headquarters and army intelligence and of course media, I got to know that a lot of things were happening behind to get me back, starting from unconditional directives given by our Prime Minister to get me back. Our military did a lot of effort on various channels at various levels. Indians at a very big scale using campaigns to get me back. Media played a very big role. And not just India, I believe people in NRS in US also, UN also. करगिल की हवा में अब दहशत की धूल नहीं थी। दहशतगर्द मिट्टी में मिलाए जा रहे थे क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ ही साथ इंडियन नेवी ने भी ऑपरेशन तलवार लॉन्च कर पाकिस्तानी सेना पर नकेल कसने का काम किया। भारतीय नौसेना के 2 टारगेट्स थे। पहला, हिंद महासागर में भारतीय एसेट्स को प्रोटेक्ट करना और दूसरा, पाकिस्तानी नौसेना की किसी भी हरकत से निपटने के लिए तैयार रहना। पूरा प्लान उन्हीं से सुनिए जिनके कंधों पर थी इस मिशन को एग्जीक्यूट करने की तैयारी। एडमिरल माधवेंद्र सिंह रिटायर्ड सर, जो आने वाले समय में नौसेना के प्रमुख भी रहे और 1999 में वेस्टर्न नेवल कमांड की कमान संभाल रहे थे। तो एक दफ़ा हमें मालूम पड़ा कि ये मेजर इनकर्शन है, तो फिर हमने अपने सारे युद्ध पोस्ट्स को कंसंट्रेट किया। जो ईस्टर्न फ्लीट थी विशाखापट्टनम में, उनको हम वेस्टर्न थिएटर में लाए, बॉम्बे में लाए, कारवार में लाए, ताकि अरेबियन सी में हम जितना भी फोर्स लगा सकते हैं, अगर मौका मिले तो हम सब तैयार हैं। नौसेना का मेन टास्क तो यही था कि हम पूरे मकरान कोस्ट में, कराची कोस्ट में प्रेशर रखें और पाकिस्तान को हमेशा मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी फ्लीट कहाँ है और
ज़्यादातर हमें उनकी ऑयल लाइफलाइन जो है उस पर ध्यान रखना था, और ज़्यादातर उनका ऑयल समुद्र से आता था, और अगर वो ऑयल लाइफलाइन हम कट कर दें तो उसका असर हमारे लैंड बैटल पे जरूर पड़ेगा। लगभग 3 महीनों के हिंसक संघर्ष के बाद हम जीत गए वे तमाम फौजी जो जंग का हिस्सा थे और दुश्मन के सीने में गोलियां उतार आए। जीत गई वे तमाम महान आत्माएं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। जीत गई वे वादियां जिनके कलेजे में गोलियां और मिसाइलें हमेशा हमेशा के लिए गड़ी हैं। जीत गई ऊंचे पर्वत की वे तमाम चोटियां जो अब तक उन घावों को खुद में समेटे हैं जो दुश्मनों ने हमें दिए और जिनके कारण मां भारती की पावन धरा रक्त रंजित हुई। जीता देश का हर नागरिक जिनकी प्रार्थनाओं के दम पर हर फौजी भारत भूमि के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस जीत के बाद क्या कहा, सुनिए। जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। वो उम्मीद नहीं करते थे, वो समझते थे कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, जहां जमीन दबा कर बैठ जाओ, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे, और आपने देखा कि सफलता मिली। बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। और इस पॉडकास्ट का अंत मैं प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चालें, ढंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।